नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों, क्या आपको पता है क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो दोस्तों क्रेब्स चक्र जानने से पहले उसके पहले एक स्टेप और होता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया है वो ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है। देखिए दोस्तों, श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज भाग लेता है जब वो ऑक्सीकृत होकर के पायरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये होता कहाँ है दोस्तों? ये होता है कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में। और सबसे पहली बात दोस्तों कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है ये ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार का होता है। कहने का मतलब कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये क्रिया संभव होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये क्रिया संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के उपरांत ये जो पायरुविक अम्ल बनता है ये कहाँ पे एंट्री करता है दोस्तों? ये एंट्री करता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि पौधों की कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोस्तों, ये पायरुविक अम्ल उनमें प्रवेश करता है जहाँ पर ये मिलता है कोएंजाइम ए और एनएडी से। तो ये कोएंजाइम में क्या होता है दोस्तों? ये कोएंजाइम में जो होता है ये एंजाइम के सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये एनएडी क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है यानी कि ऊर्जा वाहक होता है। ठीक है, ये सेल तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। और ये पायरुविक एसिड इन्हीं कोएंजाइम ए और एनएडी से जुड़ करके बनाता क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए, NADH2H और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्रिया किसकी मदद से हो रही है दोस्तों? ये हो रही है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, तो आप समझ गए दोस्तों कि जो पायरुविक अम्ल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है जहाँ पर वो कोएंजाइम ए और एनएडी से जुड़ करके एसिटिल कोएंजाइम ए, NADH2H प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये क्रिया है पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए की बनने की निर्माण जो निर्माण की प्रक्रिया है ये जोड़ती है किससे? क्रेब्स चक्र से। ठीक है दोस्तों, अब यही एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में भाग लेता है यानी कि यही एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि 8 चरणों में एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सीकृत होता है और ये 8 चरण मिलकर के एक प्रकार का चक्र बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों कि जो ये पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए का जो निर्माण की प्रक्रिया है ये क्या होता है? ये क्रेब्स चक्र को जोड़ने का काम करता है। किससे? ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स चक्र को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो जब क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है तो 8 चरणों में उसका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में भाग लेता है यानी कि 8 चरणों में ऑक्सीकृत होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की मदद से। ठीक है, तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है यानी जो एसिटिल कोएंजाइम ए जब ऑक्सीकृत होता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, और यही सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत होता है सिस एकोनिटिक एसिड में। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से ये जो प्रोडक्ट हैं सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, ये ऑक्सीकृत हो रहे हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीकृत होते होते ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक ऑक्सीकृत होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए के ऑक्सीकरण से वो होता है सिट्रिक एसिड और फिर सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की सहायता से सिस एकोनिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। और फिर वही एंजाइम जो यहाँ पर था एकोनिटेज वही एंजाइम यहाँ पर भी काम करता है। ये क्या करता है? ये सिस एकोनिटिक एसिड को ऑक्सीकृत कर देता है आइसोसिट्रिक एसिड में। और फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? ये आइसोसिट्रिक एसिड को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में।
ठीक है। और फिर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये ऑक्जिलोसक्सिनिक एसिड को ऑक्सीकृत कर देता है किस में, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। ठीक है दोस्तों, अभी अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है वो सक्सिनिल एस को एंजाइम ए में ऑक्सीकृत हो जाता है। और फिर ये सक्सिनिल एस को एंजाइम ए जो होता है वो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की सहायता से सक्सिनिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है दोस्तों वो सक्सिनिक एसिड को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है किस में, फ्यूमेरिक एसिड में। तो ये ऑक्सीकरण की ही प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, जो 8 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये जो फ्यूमेरिक एसिड होता है ये ऑक्सीकृत हो जाता है मैलिक एसिड में, किसकी मदद से, फ्यूमरेज एंजाइम की मदद से। अब ये मैलिक एसिड फिर से ऑक्सीकृत होता है मैलिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो क्रेब्स चक्र होता है उसकी शुरुआत होती है सिट्रिक एसिड से और एंडिंग होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ठीक है, अब ये था दोस्तों एसिटिल को एंजाइम ए का ऑक्सीकरण 8 चरणों में, और ये चरण मिलकर के एक चक्र बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। तो दोस्तों ये तो डायग्राम के ज़रिए हमने समझ लिया कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है जो थ्योरेटिकल बातें हैं दोस्तों जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जो क्रेब्स चक्र था दोस्तों, इस क्रिया की खोज सन 1937 में सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने की थी, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्रेब्स चक्र था ये सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया था कि जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है वो 8 चरणों में ऑक्सीकृत होता है, और ये 8 चरण एक चक्र बनाते हैं जिसको हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे जो है क्रेब्स के नाम पर ही वो चक्र का नाम क्रेब्स चक्र रखा गया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यह संपूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और जो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और मैं आपको बता दूं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो क्रेब्स चक्र के लिए जिम्मेदार एंजाइम होते हैं, यानी कि जो क्रेब्स चक्र में जो अभी आप देख रहे थे कि जो एंजाइम क्रेब्स चक्र में भाग ले रहे थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस चक्र का पहला उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है। मैंने देखिए दोस्तों आपको बताया इधर पे कि ये जो पहला सिट्रिक एसिड है ये एसिटिल को एंजाइम में यहाँ से एंट्री करता है और ऑक्सीकृत होकर के सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ये इसका पहला प्रोडक्ट होता है। इस चक्र का जो पहला शुरुआत होती है दोस्तों वो होती है सिट्रिक एसिड से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अब सिट्रिक अम्ल जो होता है वो 3 कार्बोक्सिलिक होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप सिट्रिक अम्ल का जो रासायनिक फार्मूला होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH जो होता है वो इनकी संख्या 3 होती है, इसलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्रिया में कुल 24 ATP अणुओं का लाभ होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें टोटल 24 ATP अणु का निष्कासन होता है, कि टोटल 24 ATP अणु निकलते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, ये दोस्तों देखिए हो गया क्रेब्स चक्र। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए और आपको इस जो कॉन्सेप्ट थी, जो उसकी थियरी थी, वो उसके ज़रिए भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिएगा। कुछ बातें और भी है दोस्तों जो मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इस क्रिया में जो एसिटिल को एंजाइम ए का पूरा ऑक्सीकरण होता है वो 8 चरणों में होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। और सबसे पहली बात दोस्तों कि ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है ये इसमें प्रोडक्ट जो है क्या बनता है, वो बनता है कि इस चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु, NADH2 के 3 अणु और हाइड्रोजन आयन के 3 अणु तथा FADH2 के 1 अणु का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप जो है मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।